नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में मिडिल ईस्ट के अंदर बदलते घटनाक्रमों पर एक बार चर्चा करने के लिए। मिडिल ईस्ट में इस समय ईरान की तरफ से खैमनेई का यह ऐलान कि अब यह संघर्ष नहीं जंग होगा, इसके बाद से इजराइल और ईरान के बीच की तल्खियों को वर्ल्ड मीडिया और गहराई से लेने लगा है। ऐसे में आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या वाकई में ईरान के द्वारा इजराइल पर जंग का ऐलान स्थितियों को इतना बदल देगा कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की एंट्री अवश्य संभावी हो जाएगी। आप पूछेंगे कि अब से कल तक तो अपडेट यही था कि अमेरिका एंट्री कर रहा है। असल में अमेरिका की स्थिति को भी हम पहले डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम इस सेशन में आगे बढ़ने लगेंगे। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से चुनाव जीत कर आए हैं, तब से वो वर्ल्ड के अंदर अपने आप को एक शांति का मसीहा के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया में सब कुछ ट्रेड से होता है और ट्रेड के लिए लोगों को समझाया बुझाया जा सकता है। फिर चाहे रशिया यूक्रेन का मामला रहा हो, चाहे भारत पाकिस्तान का मामला रहा हो, और खुद अमेरिका चाइना का मामला रहा हो, हर जगह इन्होंने ट्रेड को बीच में घुसाकर रशिया यूक्रेन के केस में आधा यूक्रेन ले लिया, भारत पाकिस्तान के बीच में पाकिस्तान को क्रिप्टो बेच दिया, चाइना और खुद के बीच में चाइना के साथ में डील कर ली। कुल मिलाकर इन्होंने जंग की जगह पर ट्रेड को अपनाया और साथ में कहा कि मैं शांति स्थापित रखना चाहता हूं, दुनिया मुझे शांति वाले राष्ट्रपति के रूप में याद रखे। लेकिन इजराइल ने जिस तरह से अमेरिका को इस युद्ध में घसीट लिया कि सर देखो वो बम बना लेंगे और आप शांति का पाठ पढ़ाते रह जाएंगे, उनको यह समझ में आ गया कि आप डील कर रहे हो, शांति की डील कर रहे हो, वो आपके साथ शांति की डील नहीं करना चाहते, वो न्यूक्लियर बम बनाने वाले हैं। ऐसे में मुझे दिख रहा है कि वो न्यूक्लियर बम बनाने जा रहे हैं, इसीलिए मैं तो जाकर बम फोड़ रहा हूं। अमेरिका फंस गया, ट्रंप फंस गए कि मेरा तो नाम मिस्टर सीज फायर हो रहा था, अचानक मैं शांति की लड़ाई में कहां से आ गया, मैं अचानक लड़ाई में कहां से घुस गया। आपको याद हो पिछले सेशन में भी मैंने बताया था कि कैसे ट्रूडो ने, माफी चाहूंगा, इमानुएल मैक्रोन ने ट्रंप के मजे ले लिए थे। क्यों? क्योंकि जैसे ही ट्रंप G7 छोड़ के निकले, इमानुएल मैक्रोन बोले कि वो सीज फायर कराने गए होंगे। क्यों बोले ये वाली बात? क्योंकि वो हर जगह यही तो बात करने जाते हैं, मैं सीज फायर करा रहा हूं, मैं सीज फायर करा रहा हूं। इससे ट्रंप भड़क गए और उन्होंने मैक्रोन को भला बुरा कह दिया और कहा कि तुमको बेटा पीआर गेम लग रहा है, तुम्हें चाहिए कि कुल मिलाकर के फुटेज तुम्हें मिल जाए, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह से नहीं होने दूंगा, मैं इस बार सीज फायर नहीं कुछ बड़ा करने जा रहा हूं। तो एक तरीके से अमेरिका अपनी इस छवि में ट्रंप के चलते उलझ गया है। अमेरिका युद्ध में है भी और नहीं भी, लेकिन जब ईरान खुद ऐलान कर दे रहा है कि मैं जंग में हूं, तो अमेरिका अपने आप को कहां पाएगा। इसलिए ट्रंप ने हाल ही के 2 दिनों में अपनी नीति में परिवर्तन किया है। अब यह परिवर्तन असल में अमेरिकियों को दिए गए उस विश्वास को हासिल करने के लिए है, क्योंकि ट्रंप जब राष्ट्रपति चुनाव लड़े तो उन्होंने अपने देशवासियों को यह मैसेज दिया था कि बिना जंग के भी दुनिया में रहा जा सकता है। आपको याद हो तो पिछले कार्यकाल में उन्होंने अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को वापस बुला लिया था। दुनिया भर में जहां जहां अमेरिकी मिशन चल रहे हैं, डोजी डिपार्टमेंट के माध्यम से वहां से पैसे मंगा लिए थे। ट्रंप अपनी जनता को यही दिखाते आए थे कि अमेरिका दुनिया में जबरन युद्ध में उलझता रहता है, हमें पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है, हम भले और हमारा पैसा भला, दुनिया में जाकर हम क्यों फंसे। लेकिन अब इजराइल उन्हें जबरन खींच कर ले आया, तो अपनी जनता को वो कैसे बताएं कि हमें जंग पर जाना है। इसके लिए ट्रंप ने जो माहौलबाजी बनाना शुरू किया, लोगों से बुलवाना शुरू किया कि जिल्ले इलाही अगर आप नहीं आए युद्ध में तो दिक्कत दुनिया के ऊपर आ खड़ी होगी, आपको आना पड़ेगा। मतलब आप ऐसे समझिए कि हमारे देश का कोई राजनेता चुनाव का प्रचार करते समय यह कहे कि मैं एंटी वॉर हूं, लेकिन अचानक उसको वॉर में जाना पड़े, तो फिर पहले उसे जनता को कन्विंस करना पड़ेगा। ट्रंप के साथ कुछ मामला उल्टा पड़ गया है। क्यों? क्योंकि उनकी ही जांच एजेंसीज ने कुछ ऐसे बयान दे दिए जो ट्रंप के खिलाफ चले गए हैं, इसलिए यह मामला थोड़ा ही इंटरेस्टिंग मोड पर चला गया है। मैं आपको सारी अपडेटेड जानकारियां यहां पर साझा करने का प्रयास कर रहा हूं। जैसा आप जानते हैं कि ईरान इजराइल के बीच में हालात ठीक नहीं है। नेतन्याहू की जिद कह लीजिए कि वो खैमनेई को देखना ही नहीं चाहते हैं। खैमनेई को देखना तो छोड़िए, अब रजा पहलवी जो यहां के किंग हुआ करते थे, उनके बच्चे को किंग बनाने की तैयारी चल रही है। पब्लिक में यह मैसेज दिया जा रहा है कि खैमनेई अंदर जाकर छिप गए हैं, ये अपने बंकर में जाकर छिप गए हैं, जस्ट लाइक सद्दाम हुसैन जो अंतिम समय में कहीं छुपा हुआ पाया गया था। बोले खैमनेई भी कहीं जाकर छुप गए हैं और ये वहां से बाहर निकलकर नहीं आ रहे हैं। ट्रंप भी दुनिया को बार बार यही मैसेज दे रहे हैं कि खैमनेई छुपकर भाग गए हैं, हमने ईरान की पूरी तरह से
जो स्काईज हैं उन पर कंट्रोल कर लिया है और हम ईरान पर पूरी तरह से स्थिति बनाकर कंट्रोल में रखे हुए हैं। खैमनेई जाकर छुप गए हैं, हम चाहें तो उन्हें मार सकते हैं अभी, लेकिन मारेंगे नहीं। ऐसा कहते हुए उन्होंने, ट्रंप ने खैमनेई से कहा कि आपके पास एक ही ऑप्शन है कि बिना किसी शर्त के आप सरेंडर कर दो। ऐसा कहते हुए ट्रंप ने खैमनेई को धमकाया है। खैमनेई ने कहा कि यार ये तो एक तरफा चल रहा है, मुझे धमकाया जा रहा है कि सरेंडर कर दो, सरेंडर कर दो। खैमनेई का मैसेज आता है और कहते हैं द बैटल बिगिंस, अब मेरी तरफ से भी युद्ध शुरू है। अगर अब तक आपको लग रहा था कि मैं संघर्ष में हूं, 2 गोली तुमने मारी 2 गोली मैंने मार ली, बात बराबर हो जाएगी, लेकिन तुम लोग मान नहीं रहे हो। तुमने डिक्लेयर ही कर दिया कि मैं जाकर छुप गया हूं, तो लो मैं अब आपको बताता हूं कि मैं युद्ध में इन्वॉल्व हूं। और ऐसा कहते हुए ईरान ने विधिवत रूप से अनाउंस कर दिया है खैमनेई की तरफ से कि भैया हम तैयार हैं और अब हम इजराइल के ऊपर हमला करने की तैयारी में हैं। खैर, इस सारी जानकारी को दूंगा, लेकिन उससे पहले एक और जबरदस्त जानकारी जान लीजिए। साथियों, कल हमने आप लोगों के सामने एक ऑफर ओपन किया था और वो ओपन ऑफर ये था कि मेरी साइंस की बुक, जो आपको अभी नीचे लिंक में लगी हुई दिख जाएंगी, आप YouTube सेशन में जाकर देखेंगे तो भी स्टोर में वहां दिखाई दे जाएंगी, उन साइंस की बुक्स को हमने 7 दिन के लिए प्री बुकिंग पर ओपन किया था। मैंने आपसे कल कहा था कि इस पेज के जस्ट पीछे, यानी कि फ्रंट पेज के जस्ट पीछे QR कोड है। यहां पर मैं इसलिए शो नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप दूर से स्कैन कर लेंगे। उस QR कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो यह बुक आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हो जाएगी। तरीका क्या है? तरीका यह है कि आप QR कोड को स्कैन करेंगे, जो प्राइस आप बुक के लिए पे कर रहे हैं वो प्राइस आपको हमारे कोर्सेज में किसी भी टाइम पर, चाहे कैसे भी ऑफर्स चल रहे हो, आप उस QR कोड के थ्रू इस बुक की कीमत के बराबर ऑफ पा जाएंगे। तो एक तरह से साइंस की बुक फिलहाल आपके लिए 7 दिन बिल्कुल फ्री है। आप जाइए और इसे अभी एक्सेस कर लीजिए। ये एक बेहतर आपके लिए तरीका हो सकता है। ये 7 दिन के लिए ऑफर हमने ओपन किया। मोस्ट अवेटेड किताब थी तो हमने सोचा कि इसको और यादगार बनाया जाए। इसी तरह से फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट एंड फंडामेंटल ऑफ म्यूचुअल फंड पर अंकित 500 कूपन कोड जारी है। अगले 2 दिन और यह कूपन कोड रहेगा, आप इसे एक्सेस कर सकते हैं और यदि कोई तकनीकी दिक्कत हो तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है साहब। ऐसे में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खैमनेई का मंगलवार देर रात, यानी कि कल रात को ट्विटर पर जो मैसेज आया कि जंग शुरू होती है और हम आतंकी यहूदी शासन को कड़ा जवाब देंगे, उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे, ऐसा कहते हुए इन्होंने 25 मिसाइलें एक के बाद एक दाग दी। पिछले 5 दिनों में जो हिंसक संघर्ष इनके बीच में चल रहा है उसे अब तक संघर्ष कहा जा रहा था, अब ईरान की तरफ से उसे जंग नाम दिया गया है। आपके सामने खैमनेई का यह ट्विटर हैंडल है, जिसे आप देख सकते हैं। 1 मिलियन के आसपास इनके फॉलोअर है। एक्चुअली खैमनेई लगभग 3 मीडिया हैंडल करते हैं, उनमें से ये khamenei.ir, अब ये IR का मतलब नहीं पता है, अपने लिए तो इंटरनेशनल रिलेशन होता है, उस पर ये ट्वीट निकल कर आया था। इन द नेम ऑफ नमी द बैटल बिगन्स, अली रिटर्न्स टू विद हिज जुल्फिकार, इसका ये मीनिंग था जो इन्होंने यहां पर भाषा लिखी है। इस भाषा के साथ में एक तस्वीर पोस्ट थी। अब ये जो तस्वीर है ना, इस तस्वीर का एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। असल में ईरान इस जंग को एक धर्म युद्ध की तरह ले रहा है और इजराइल इस युद्ध को न्यूक्लियर वेपन को खत्म करने की तरीके से ले रहा है। यहां पर ध्यान से देखने की बात है, अली रिटर्न टू विद हिज जुल्फिकार। अब ये क्या कहानी है उस तक चलेंगे। यहां पर एक तस्वीर साथ में पोस्ट की गई थी। ध्यान देने वाली बात फिर से मैं याद दिला दूं, ईरान जियोनिस्ट रिजीम को टारगेट कर रहा है। देखिए, मैंने आप लोगों के लिए एक डिटेल सेशन किया था आज से 3 दिन पहले कि ईरान और इजराइल एक दूसरे के खिलाफ क्यों है, क्यों एक दूसरे के संघर्ष में रहते हैं। मैंने साथ में यह भी बताया था कि किस तरह से इजराइल की उत्पत्ति हुई थी। मैंने आपको सेशन में जानकारी दी थी कि जो फिलिस्तीन नाम की जगह है, जो कभी ऑटोमन एम्पायर के अंडर हुआ करती थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले, उसे बेल्फोर डिक्लेरेशन के तहत यहूदियों को देने का वादा ब्रिटेन ने किया था। तभी तो 1948 में जाकर के फिलिस्तीन के अंदर यहूदी कॉलोनी को इजराइल का नाम दिया गया था। जो यहूदी आ करके फिलिस्तीन बस रहे थे वो बेल्फोर डिक्लेरेशन के चलते यूएन के द्वारा एक अलग देश के रूप में रिकॉग्नाइज हुआ था। ईरान उसे अब एक अलग देश नहीं मानता, उसे ऑक्यूपाइड टेरिटरी बोलता है कि इजराइल कोई देश नहीं, अभी तो उसने फिलिस्तीन को ऑक्यूपाई कर रखा है, ये यहूदी हैं। अब आप पूछेंगे कि यार यहूदियों ने एक जगह पर आकर कंट्रोल कर लिया, इससे ईरान को क्या?
ईरान में असल में जो मुस्लिम सत्ता है वो यहूदियों को आज से नहीं सदियों से अपना दुश्मन मानती है। यहूदियों के और मुसलमानों के बीच में हुए जंग को इस तस्वीर के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। मतलब यहूदी और मुसलमान एक दूसरे के आज के नहीं कई सालों से दुश्मन हैं और ईरान उसी युद्ध को जियोनिस्ट रिजीम के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ ऐलान जंग कर रहा है। यहां पर खैमनेई की जो पोस्ट है द बैटल बिगिंस, इसमें खैबर नामक जो युद्ध है उसका जिक्र किया गया है। असल मायने में ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें एक फोर्ट दिखाया गया है और उस फोर्ट के बाहर खड़े हुए जो ये लोग हैं ये फोर्ट पर हमला करने जा रहे हैं। इस जंग को हिस्टोरिक बैटल ऑफ खैबर के नाम से कंसीडर किया जाता है। बैटल ऑफ खैबर के बारे में जानकारी जो ब्रिटानिका पर हमको पढ़ने से मिली उसमें जानकारी यह दी हुई थी, बैटल ऑफ खैबर 629 में लड़ा गया था। तब जूज के खिलाफ मुस्लिमों ने जंग लड़ी थी और इस जंग के अंदर मुसलमान जीत गए थे और जो यहूदी हैं वो इस जंग को हार गए थे। तो एक तरह का ये धर्म युद्ध था और उस धर्म युद्ध के नाम पर खैमनेई ने फिर से इसी का जिक्र किया है। ये मदीना के पास में जगह है, मक्का मदीना जिसे आप बोलते हैं, वहां पर यह जगह है और वहां पर इस तरह का फोर्ट हिस्टोरिकल फैक्ट के रूप में माना गया था। इस फोर्ट में घुसने के लिए जंग लड़ी गई थी और इसी जंग को ईरान अपनी तरफ से फिर से शुरू कर रहा है अगेंस्ट इजराइल। ठीक है, यह इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। अब बात करते हैं खैमनेई के आज के स्टेटस की, जिसमें वो कह रहे हैं कि जियोनिस्ट नो मर्सी। आज सुबह 4:19 पर इनका ट्वीट था, वी मस्ट गिव ए स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स टू द टेररिस्ट जियोनिस्ट रिजीम, वी विल शो द जियोनिस्ट नो मर्सी। हम कोई दया उनके लिए नहीं दिखाने वाले हैं। आपको यदि याद हो तो मैंने कल जो सेशन किया था जिसमें ट्रंप ने ईरान में रह रहे लोगों से कहा था कि तेहरान खाली कर दो, ईरान की राजधानी खाली कर दो, उसमें एक मैसेज था कि अमेरिका अब इजराइल के साथ आ गया है ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए। ये जो लाइन हमने बोली इससे ट्रंप थोड़े से परेशान हैं। अब आप पूछेंगे क्या आपकी बात से परेशान होंगे क्या? समझो, ट्रंप मेरी बात से नहीं, ट्रंप हर चीज से परेशान होने वाले व्यक्ति हो रखे हैं। आप और हम जिस तरह से सोशल मीडिया पर लाखों की संख्या में आप मुझे सुन रहे हैं, ऐसे ही आप में से बहुत सारे लोग ट्विटर पर जाकर अपनी राय लिखते हैं, कहीं किसी सेशन में जाकर अपनी बात बोलते हैं। हम हर दिन लगभग 15 लाख के आसपास लोग इस सेशन को सुनकर, 15 लाख भी अगर एक एक जने को बताता है तो एक क्रांति सी बन जाती है, संचार क्रांति। और वो संचार क्रांति इन तक पूरी रिपोर्ट बन के पहुंच जाती है। पूरी रिपोर्ट बनकर पहुंचती है से मतलब ये है कि ट्विटर पर जो भी ट्रेंड चल रहे हैं, यूट्यूब के जो भी एल्गोरिदम कह रहे हैं, आपके जो कमेंट्स हैं ना, इनको भी सिंपल एक एआई फिल्टर लगाकर इसका मैसेज निकाला जा सकता है कि ये कहना चाहते हैं। हजारों कमेंट्स इस भाव के साथ हैं, एक सिंगल शॉट में निकल के आ सकता है। इनके पास सारी टेक्नोलॉजीज हैं, इनके पास सारी बातें शाम को टेबल की जाती हैं कि सर आपकी इमेज के खिलाफ मामला चल रहा है। बोले मतलब मेरी इमेज के खिलाफ मामला चल रहा है से मतलब? बोले सर जब आप चुनाव लड़ने उतरे थे तब आपने ये कहा था कि मेरे काल में कोई युद्ध नहीं होगा, मैं दुनिया में शांति लेकर आऊंगा, अमेरिका को जबरन जंग में नहीं धकेलूंगा। जैसे मुझसे पहले वाले लोगों ने अफगानिस्तान का युद्ध जबरन लड़ा था, मैं नहीं लड़ूंगा, या फिर इराक का युद्ध लड़ा था, मैं नहीं लड़ूंगा। अमेरिका का पैसा खर्च होता है, हम उस पैसे को अमेरिका को ग्रेट बनाने में लगाएंगे। बोले सर लेकिन इजराइल आपको खींचकर जंग में ले गया है, अब आप बताइए आप जंग में हो या नहीं हो? बोले कैसे? बोले दुनिया में जिक्र यह हो रहा है कि ट्रंप ने कहा है तेहरान खाली करो, और ऐसे में इजराइल कह रहा है कि अमेरिका हमारे साथ युद्ध करने आ गया है। आप अपने मैसेजेस में जो आपके डिपार्टमेंट है वो बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि हम अपनी सुरक्षा में लगे हैं। अच्छा, आप अगर इनके विभागों के, सरकारी विभागों के मैसेजेस देखेंगे तो वो एक ही मैसेज कर रहे हैं, हम मिडिल ईस्ट में अपने हितों की रक्षा करेंगे, हम मिडिल ईस्ट में अपने सैन्य ठिकानों की और अपनों की रक्षा करेंगे। मतलब अमेरिका अपने आप को प्रिटेंड ये कराना चाह रहा है ट्रंप की लीडरशिप में कि मैं जंग में नहीं गया था, मुझ पर जंग थोपी गई थी। मतलब गलती से अगर ट्रंप के किसी भी एम्प्लॉय को या ठिकाने को, या कहिए तो अमेरिका के किसी भी ठिकाने को ईरान एक बार ट्रिगर कर दे तो ट्रंप को खुली मोहलत मिल जाएगी कि देखो मैं तो कह रहा था, मैं आगे से नहीं आया था, मुझे लाया गया था। अब लेकिन ईरान समझदार हो गया, ईरान इस बात को समझ रहा है कि ट्रंप तो वो व्यक्ति है जो 2 दिन पहले मुझसे डील करने की बात कर रहा था, ये तो इजराइल था जो कि शैतान आइटम निकला, ये निकला और निकल कर बम फोड़ आया। अब बम फोड़कर कह रहा है कि लो जी आ गया आपकी तरफ भी।
ऐसे में इजराइल ने ट्रंप को फंसा दिया है। अब ट्रंप फंस तो गए, अब फंसे हुए ट्रंप के पास आंसर क्या है? मतलब युद्ध मुंह पर बुलाकर इजराइल ले आया और इजराइल इसको इस तरह से दिखा रहा है, सर हैप्पी बर्थडे टू यू, ये तो आप ही के लिए करा गया है। इस बात से ट्रंप कहीं ना कहीं उलझे तो फिर उनको स्ट्रेटजी दिखाई गई कि सर देखो कुछ तो कहना पड़ेगा आपको इस मसले से बाहर निकलने के लिए, तो करें क्या? ट्रंप ने एक दाव चला। ट्रंप ने क्या किया, और मतलब ये इतना चीप पब्लिसिटी इंस्टेंट था कि शायद कोई और समझदार प्राणी इसे नहीं करता। अमेरिका का राष्ट्रपति किस तरह की चीप पब्लिसिटी स्टंट किया वो देखिए आज भारत अपने देश मतलब इंडिया लगभग 100-150 देशों में अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखता है। हमारी एम्बेसीज हैं दुनिया भर के देशों में, जहां एम्बेसीज नहीं है वहां हाई कमिश्नर है, कॉन्सुलेट्स हैं, हमने बहुत सारी जगह अपने वो खोले हुए हैं। जहां हमारी एम्बेसीज होती हैं, जहां से प्रमुख देश, जैसे मान लीजिए अमेरिका में हमारी एम्बेसी है या रूस में, जहां पर भी हमारी एम्बेसी है, वहां के एम्बेसडर्स जो होते हैं वो देश के राष्ट्राध्यक्षों के संपर्क में रहते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आज मान लीजिए मोदी जी को कनाडा जाना है, तो कनाडा जाने की सारी तैयारी वहां की एम्बेसी में बैठा हुआ व्यक्ति करेगा। वहां के प्रधानमंत्री से मीटिंग करानी हो, प्रधानमंत्री से कोऑर्डिनेट कराना हो, एम्बेसीज का यही काम होता है, मेजरली ये काम होता है, दो देशों के बीच रिलेशंस डिप्लोमेटिक कैसे बने। ऐसे ही अमेरिका का एक एम्बेसडर इजराइल में तैनात था। इजराइल में तैनात जो एम्बेसडर था वो ट्रंप को एक मैसेज कर देता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मान लीजिए कि अब आज हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए ही तो दुनिया भर में हमारे एम्बेसडर्स काम कर रहे हैं, तो ये आपस में एक दूसरे को मैसेज भी तो कर ही सकते हैं ना, सर ये मैसेज है। इन भाई साहब ने, एक एम्बेसडर ने इन्हें मैसेज किया, ये उस मैसेज को दुनिया के सामने रख दिए भाई। अब आप इस मैसेज में छुपी हुई डेस्परेशन को पकड़ें, इस बात को ना पकड़ें कि उस एम्बेसडर ने ट्रंप को ऐसा कहा, बल्कि यह पकड़ें कि ट्रंप ने उस मैसेज को एज इट इज स्क्रीनशॉट लेकर दुनिया के सामने पब्लिक कर दिया। क्या मैसेज था एक बार के लिए समझिएगा। मैसेज था, मिस्टर प्रेसिडेंट। अब कौन है यह व्यक्ति? माइक हुकाबी नाम का एक व्यक्ति है। कहां है ये, कौन है, क्या कर रहा है? तो माइक हुकाबी जो है ना, वो इस समय इजराइल में अमेरिका का एम्बेसडर है। मतलब एक तरह से कहिए ट्रंप का एम्बेसडर इजराइल में पोस्टेड है, अमेरिकी नागरिक है। क्लियर है? अच्छा, ऐसे में वो ट्रंप को मैसेज भेज रहा है। क्या भेज रहा है थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, इससे आपको इनका वो समझ में आएगा कि किस तरह से ये कह रहे हैं कि प्लीज मुझे बुलाओ ना, युद्ध में बुलाओ ना, वो वाली फीलिंग है। मिस्टर प्रेसिडेंट, गॉड स्पेयर्ड यू एन ए बटलर, पीए टू द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल प्रेसिडेंट इन ए सेंचुरी, मे बी एवर, द डिसीजन ऑफ योर सोल्जर आई वुड नॉट want to be made by anyone else. You have many voices speaking to you, sir, but there is only one voice that matters, his voice. I am your appointed servant in the land and I am available for you, but I do not try to get into your presence often because I trust your instincts. No president in my lifetime has been in a position like yours, not since Truman in 1945. 1945 में जो ट्रूमैन ने किया, उसके बाद कोई राष्ट्रपति ऐसा हुआ ही नहीं जिल्ले इलाही जैसे आप हैं। ये बिल्कुल वैसे ही हो गई जैसे अपने देश में बहुत सारे राजा, भाट, चारण, इन लोगों को रखते थे कि भाई आप हमारे बारे में प्रशंसा लिखें, कहें और हमें मोटिवेट करें। ऐसे ही इन भाई साहब ने ट्रंप को बढ़िया अमूल का बटर लगाया और उसमें इन्होंने कहा ट्रूमैन के बाद तो भाई साहब मैंने देखा ही नहीं कोई आदमी। अच्छा, ट्रूमैन रहे 1945 में। मतलब ये समझिए कि 1945 से 2025 में आज अपन चल रहे हैं, 25, 5, 30, 50, 80 साल में से कोई राष्ट्रपति नहीं दिखा। कौन है ये? माइक हुकाबी। बिल्कुल सही कह रहे हैं माइक हुकाबी जी, आपने शायद ऐसा क्रिएचर ना भी देखा हो। आई डोंट रीच आउट टू दी परसुएड यू, ओनली टू एनकरेज यू। आई बिलीव यू विल हियर फ्रॉम हेवन, क्योंकि ये जिंदा रहकर आए ना, गोली लगी थी, बच गए थे। From heaven, and that voice is far more important than mine or anyone else. You sent me to Israel to be your eye, ear and voice, to make sure our flag flies above the embassy. हमारा झंडा लहराता रहे। My job is to the last one to leave. I will not abandon this post. मैं इस पद को नहीं छोड़ूंगा। और बिल्कुल जैसे नहीं होता संघर्ष के समय पर, साहब आपने मुझे भेजा है, जंग में मैं लड़ता रहूंगा, आप चिंता मत करिए, मैं आपका रिप्रेजेंटेटिव बनकर खड़ा रहूंगा, मेरा मकसद है कि मैं यहां पर रहूं। I will not abandon this post. Our flag will not come down. हमारा झंडा नीचे नहीं होगा। You did not seek this moment. This moment sought you. It is my honor to serve you. भाई साहब ये भाई मसाला लगा दिए बढ़िया वाला, ये इतना बढ़िया मसाला लगा दिए कि इससे तो एकदम ट्रंप जो है ना बुढ़ापे में एकदम क्रांति आ गई कि यार ये क्या हो रहा है। ट्रंप इस भाई साहब इस बात को बकायदा लेटर पर छपवा दिए, द व्हाइट हाउस में मिस्टर प्रेसिडेंट, और ये भाई माइक हकबी टेक्स्ट प्रेसिडेंट ट्रंप।
यार क्या चीप पब्लिसिटी है ये। मतलब ऐसे करके तो अगर कल को मान लो कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के भी कहीं ना कहीं तो ऐसे एम्बेसडर्स होंगे जो डायरेक्ट टेक्स्ट करते होंगे, होता ही है भाई, आपको कहीं तो कंट्रोल रखना पड़ेगा। आप वही पब्लिक कर देखो मेरे बारे में क्या कह रहे, जिल्ले लाई आपको मसाला लगाया उसने ये कह करके कि आपकी जरूरत आन पड़ी है। ट्रूमैन के बाद कोई आदमी नहीं हुआ। ट्रूमैन ऐसा क्या कर गया था, ट्रूमैन क्या कर गया था वो सुनो। वो था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जापान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा गया था। न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने के बाद में तब से लेकर अब तक कोई नहीं देखा। तो क्या ट्रंप को उकसाया जा रहा है कि ट्रूमैन से अगर आगे निकलना है तो हिरोशिमा और नागासाकी नहीं, पूरी दुनिया पर बम गिराओ तब जाकर आगे निकलोगे। भाई नेक्स्ट लेवल है। इस तरह से ट्रंप का डेस्परेशन अब पब्लिक हो रहा है। ट्रंप क्या कर रहे हैं कि जिस तरह से ट्रूमैन के टाइम पर लोगों ने माना था कि अमेरिका को ग्रेट बनाने वाला कोई और नहीं ट्रूमैन था, क्योंकि उसने ही पहली बार दुनिया को न्यूक्लियर बॉम्ब से इंट्रोड्यूस कराया था। और न्यूक्लियर बॉम्ब जाकर जब जापान पर गिरा तब जाकर वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था। उससे कंपेयर करा के कि उसके बाद सर आप हैं, ये हैं वो महान महाशय जिन्होंने ट्रंप को ये मसाला भेजा। ये इजराइल के अंदर पोस्टेड हैं, बाकायदा इजरायली फैमिलीज के साथ यानी नेतन्याहू के साथ बढ़िया संपर्क में है। और अभी ट्रंप को जब ये भेजे हैं, इससे ट्रंप को ये अंदर फीलिंग है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जो आदमी पूरा चुनाव इस बात पर लड़ा हो कि मैं जंग नहीं लड़ूंगा, मैं मिस्टर सीज फायर बनूंगा, अचानक उसे नेतन्याहू का एक दाव युद्ध में खींच लाता है, तो वो आदमी अब कंफ्यूज है कि मैं इधर हूं कि मैं इधर हूं। इनकी पूरी पब्लिक जो पूरा तैयारी थी इनकी, वो इस बात पर थी कि खमेनेई के खिलाफ रहना है, उसको डील तक ले आना है, क्योंकि ये व्यापारी आदमी, इसको व्यापार चाहिए, उसको डील तक लेकर आना है। लेकिन नेतन्याहू इनसे आगे वाले निकले। उन्होंने पहले ही गोली फेंक के इनको बुला लिया कि अब आओ। ऐसे में ये अपने आप को कैसे लेकर आए उसकी तैयारी कर रहे हैं कि जंग में आना तो है पर आऊं कैसे। ऐसे में ये लिखते हैं, वी नाउ हैव कंप्लीट एंड टोटल कंट्रोल ऑफ द स्काईज ओवर ईरान। पूरी तरह से हमारे पास में कंट्रोल आ गया है। ईरान हैड गुड स्काई ट्रैकर्स एंड अदर डिफेंसिव इक्विपमेंट एंड प्लेंटी ऑफ इट, बट इट डजंट कंपेयर टू अमेरिकन मेड कंसीव्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड स्टफ। नोबडी डज इट बेटर देन द गुड ऑफ यूएस। मतलब कुल मिलाकर अपनी प्रशंसा में और ईरान के खिलाफ ये अपनी बयानबाजी करते हुए रुक नहीं रहे हैं। हम जानते हैं कि सुप्रीम लीडर कहां छुपे हुए हैं, वो इजी टारगेट हैं, उन्हें पकड़ना बहुत आसान है, बट अभी हम उनको मारने वाले नहीं हैं, कम से कम अभी के लिए तो नहीं। बट वी डोंट वांट मिसाइल शॉट एट सिविलियंस। हम नहीं चाहते कि सिविलियंस के ऊपर मिसाइलें गिरे और अमेरिकन सोल्जर्स पर गिरे। हमारा जो पेशेंस है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है और ऐसे में ये अपनी तरफ से धमकाने में लगे हुए हैं। एक ही लाइन, अनकंडीशनल सरेंडर। मतलब एक तरह से खमेनेई पर इतना प्रेशर क्रिएट कर दिया जा रहा है कि वो खुद ही आकर के सफेद झंडा लेकर खड़े हो जाएं कि सर जी सरेंडर कर रहे हैं हम, और सरेंडर के नाम पर हम आपके सामने झुक रहे हैं। इसी बीच में कुछ खोजी लोग निकल आते हैं। उन खोजी लोगों ने ट्रंप की बदलती इस मानसिकता को पकड़ा और उन्होंने कहा कि देखो, ट्रंप ने जानबूझकर, देखो ट्रंप है पीआर का आदमी, सोशल मीडिया का आदमी, अब आप भी समझ गए होंगे। हमारे देश में बेचारे, हमारे देश के नेताओं की चर्चा नहीं होती जितनी ट्रंप की चर्चा होने लग रही है। ऐसे में ट्रंप ने किस तरह से लोगों को मेल करवाए कि सबसे कहा, जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स थे, राजनेता थे, उन सबसे कहलवाया कि ट्रंप आज से नहीं, ना जाने कब से कह रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकता, ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकता। ये ट्रंप लंबे समय से चीख चिल्ला रहे हैं। ये मेल बकायदा उन्होंने सबको करवाया ताकि हर जगह ये चर्चा हो कि हां ट्रंप ने कहा था, ट्रंप ने कहा था। बिल्कुल वैसे ही जंग इजराइल ने शुरू करी, लेकिन ट्रंप को अपनी तरफ से अब इस बात का पाग छीनना है कि मैं था असली लीडर। तो सबको ये मैसेज करवाया गया कि सब लोग मिलकर कहो कि ट्रंप महान, ट्रंप महान। ठीक है साहब, हमने आप लोगों को एक सेशन में ये जानकारी देते हुए कहा भी था कि ये इस तरह से अपनी पूरी मैसेजेस की सीरीज निकाल रहे हैं कि हमने कहलवाया कि वो ईरान वो नहीं रख सकता। अच्छा, इसी बीच में एक और कहानी हो जाती है। देखो ट्रंप ने पूरा माहौल क्या बनाया था, मैं जंग नहीं करूंगा, मैं मिस्टर सीज फायर बनूंगा। कल क्या हुआ, जब ये G7 से लौट रहे थे ना अमेरिका, तो ये क्या अपने हवाई जहाज में भी पत्रकार लेकर चलते हैं और उस बीच में एक इस तरह का इंटरव्यू देते ही हैं, फिक्स है इनका। आकर के अपना बढ़िया इंटरव्यू दिया। इसमें इनसे पूछा गया, सर वो आप कह रहे थे ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकता और अब आप उसकी तैयारी में लगे। बोले हाँ कहा था। बोले सर एक गड़बड़ हो गई। बोले क्या? आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी है ना, उसकी जो हेड है तुलसी गबार्ड, उन्होंने थोड़े दिन पहले मार्च में ही कहा था कि अभी न्यूक्लियर वेपन ईरान के पास नहीं है और ना ही बनाने की क्षमताएं हैं आने वाले कई सालों में। तो ये ट्रंप बोलते हैं मुझे कोई मतलब नहीं है वो क्या कहती है। ये बिल्कुल वैसे वाली बात हो गई जैसे इंडिया के अंदर डोभाल साहब का कोई बयान हो, जो 2 महीने पहले का बयान हो, जिसमें वो ये कह रहे हो कि पाकिस्तान में कोई आतंकी ठिकाना नहीं है।
समझना ध्यान से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। पाकिस्तान में कोई आतंकी ठिकाना नहीं है। अचानक मोदी जी आते हैं, मोदी जी कहते हैं पाकिस्तान में आतंकी बिल्कुल घर घर में बैठे हैं और मैं उनको मारूंगा। तो प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री जी अभी थोड़े दिन पहले डोभाल साहब कह के गए थे कि आतंकी ठिकाना नहीं है, अब आप कह रहे हैं आतंकी हैं, किसको सही माना जाए? एकदम समझ में आया? एग्जैक्टली ऐसे ही यूएस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में यह पाया गया, तुलसी गैबार्ड ने पब्लिक मतलब ये बात बोली है, ऑन कैमरा है। इनकी जो हेड है, इनकी इंटेलिजेंस विंग की जो हेड है तुलसी गैबार्ड, इंडिया भी आई थी, उन्होंने पब्लिकली ये बात बोली कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन बनाने की अभी कोई भी ताकत नहीं है, वो बनाने की स्थिति में कई सालों तक नहीं है। ये खबर निकलती है मार्च 26 की, और ये वीडियो निकल आता है, और ये वीडियो बकायदा निकाला विकीलीक्स ने, और विकीलीक्स ने ये बात निकाली कि यूएस इंटेलिजेंस अश्योर्ड जस्ट वीक अगो दैट ईरान इज नॉट बिल्डिंग ए न्यूक्लियर वेपन। द इंटेलिजेंस कम्युनिटी कंटिन्यूज टू एक्सेस दैट ईरान इज नॉट बिल्डिंग ए न्यूक्लियर वेपन एंड सुप्रीम लीडर खamenei हैज नॉट ऑथराइज्ड द न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम ही सस्पेंडेड इन 2003। 2003 के बाद में इन्होंने न्यूक्लियर वेपन बनाने का प्रयास भी नहीं किया है। यह बात तुलसी गैबार्ड की मीडिया में तैर रही है। अब इस बात को ट्रंप से पूछा जा रहा है, सर वो बोला मैं नहीं जानता वो क्या कह रही है, वो कह रही होगी जो कह रही होगी। अब इंटरेस्टिंग बात समझना, यह आप पूछेंगे इससे क्या फर्क पड़ रहा है? भयंकर फर्क पड़ता है। देखो क्या हुआ, इराक पर जब अमेरिका ने हमला किया था ना सद्दाम हुसैन के टाइम पर, तब हमला यह कहकर किया था कि इराक जो है वो बना रहा है, केमिकल वेपन बना रहा है। मैंने अपना एक चैनल और है अंकित अवस्थी ऑफिशियल, वहां जाकर देखिएगा। मैं टीम से कहूंगा कि वो लिंक भी आपके साथ साझा करें। असल में क्या था कि इराक के ऊपर अमेरिका ने हमला झूठ बोल के किया था कि ये केमिकल वेपन बना रहे हैं। इराक में कोई केमिकल वेपन नहीं था, लेकिन उस समय के शासन ने अमेरिका की तरफ से ऐसा माहौल बना दिया था कि दुनिया में सद्दाम हुसैन केमिकल वेपन बनाने वाला, बायोलॉजिकल वेपन बनाने वाला एकदम आतंकी दिखने लग गया था कि यही है वो व्यक्ति जो केमिकल वेपन बना रहा है। और ऐसा कह के अमेरिका ने इराक के जो हाल किए वो आज आपके सामने। एक समय इराक बहुत ही मतलब प्रॉस्पेरस देश हुआ करता था। इसी के बाद में ईरान का नंबर आता है। ईरान पर आरोप लग रहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। अच्छा, इन लोगों का क्या होता है, मीडिया सिस्टम कमजोर होता है। मीडिया सिस्टम कमजोर है और वेस्टर्न वर्ल्ड की मीडिया दुनिया भर में फैली रहती है। आपको और हमको भी अब यह यकीन हो चुका है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, लेकिन ईरान की तरफ से बोलने वाला कोई नहीं है कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे हैं। ठीक है, आज इंडिया का भी कोई चैनल इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। जो है उनकी इमेज बहुत खराब है। 2-4 चैनल उठने का प्रयास करते हैं, अपने पीछे वर्ल्ड लिख लेते हैं और चलने लगते हैं, लेकिन फिर भी हालत खराब है। वर्ल्ड मीडिया पर अमेरिकियों का और वेस्टर्न वर्ल्ड का कंट्रोल है। ऐसे में यह खबर आना कि साहब 3 महीने पहले आप ही की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में था कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बना रहा है और 2003 से ही वो शांत पड़ा है, आप क्या कहेंगे? तो ये भाई साहब लटपटा गए कि हम क्या कहें, हम तो कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं है, मैं तो नहीं जानता। इस बात को लेकर के रशिया वाले निकल आए, उनने मजे ले लिए। इनने कहा सर ईरान वाज वेरी क्लोज टू न्यूक्लियर वेपन, ट्रंप कह रहे हैं। और ऐसा जब उनकी तुलसी गबार्ड से पूछा जाता है तो वो कहता है कि ऐसा तो संभावना नहीं। किसकी बात सही माने? तो ट्रंप को घसीटा गया है। ये वो वाली स्थिति हो गई, ये युद्ध में आने वाले नहीं थे, नेतन्याहू खींच लाए। अब खींच लाए तो ये आदमी अपनी इमेज बनाने में लग रहा है। क्या इमेज बनाने में लग रहा है कि यार युद्ध तो मैं नहीं करने वाला था, लेकिन मुझे ले आए तो मुझे क्रेडिट चाहिए, और क्रेडिट चाहिए तो फिर अमेरिका की जो पुरानी इमेज है उसी पर चलना पड़ेगा। और पुरानी इमेज में जो बात पहले निकल कर आई थी कि कुछ मुस्लिम देश मिटाने हैं, उनमें इराक, सीरिया, लेबनान, ये लीबिया, सोमालिया, सूडान, इनका नाम है, ईरान का नाम है, तो बोले उस मिशन पर आगे निकलते हैं। तो कुल मिलाकर हीरो आदमी यही है जो इनको खींच करके ले आया है। ठीक है, अब ये आए हैं, अब विधिवत रूप से कब आएंगे? तब जब इन्होंने बोला है संघर्ष शुरू हो गया, तो देखते हैं कब आएंगे। अब संघर्ष पर आ जाते हैं। संघर्ष की बात यह है कि ईरान और इजराइल के बीच में ये जो लोकेशंस मैं आपको शो कर रहा हूं, इन लोकेशंस पर गोलाबारी हुई है। इजराइल में भी धमाके हुए हैं और ईरान में भी खूब धमाके हुए हैं। सबने अपनी अपनी तरफ से रिपोर्ट कार्ड दिया है। इंटरेस्टिंग जो हमला था वो था ईरान ने इजराइल में जो खुफिया एजेंसी मोसाद है उसके हेडक्वार्टर को ही आग लगा दी। इजराइल में 2 खुफिया एजेंसी हैं, एक है अमन और एक का नाम है मोसाद। अमन क्या करती है? इंटेलिजेंस खबरें जुटाती है, और मोसाद एग्जीक्यूशन करती है। एक तरह से समझिए कि इंटेलिजेंस की जितनी भी खबरें हैं वो अमन द्वारा कलेक्ट की गई हैं। ऐसे में इनके ठिकानों को हमला कर दिया गया, ऐसी तस्वीरें निकल कर आई। मोसाद और यहां पर इजरायली फ्लैग लगे हुए दिख रहे हैं। मैं इस खबर को पूरी तरह से सही नहीं मानता। किसको? कि हमला हुआ था इसके खिलाफ नहीं हूं। यह बिल्डिंग मोसाद की है और यह इस स्थिति में है क्योंकि इतना
इतना बड़ा हमला हुआ हो और फ्लैग को नुकसान ना पहुंचा हो, ये थोड़ा सा अतिशोक्ति है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं क्योंकि वर्ड में कवर किया जा रहा है कि मोसाद की बिल्डिंग पर हमला हुआ है और अमन की बिल्डिंग पर हमला हुआ है। तस्वीरें निकल कर आती हैं कि मोसाद और अमन की बिल्डिंग पर हमले हुए हैं। बकायदा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं इतनी दूर से कि वहां मोसाद का हेडक्वार्टर था, वहां हमला हुआ है। इस तरह के वीडियोस बाहर निकल कर आते हैं कि देखिए मोसाद और अमन के हेडक्वार्टर्स पर हमले हुए हैं। ये ब्रिक्स न्यूज की कटिंग है जहां यह दिखाया जा रहा है कि देखिए यहां पर हमला हुआ है। इस तरीके से कुल मिलाकर के हमले की सब जगह न्यूज चलने लगती है। न्यूज आई है, कुछ न्यूज चैनल्स भी इस बात को कवर करते हैं कि मिडिल जहां पर जनता रह रही है वहां पर ईरान के हमले जारी हैं, लेकिन मोसाद की तरफ से आती है कि कोई नहीं मरा वहां पर क्योंकि सब लोग ईरान में बिजी थे। मोसाद के एजेंट इस समय ईरान में काम कर रहे हैं। एनीवे, अब इजराइल की बारी। इजराइल बकायदा वीडियो बनाकर दिखाता है, देखो ये सेंटर है, अब हम इसको उड़ाएंगे, तुम्हारे यहां पर मिसाइलें रखी थी, उड़ा दिया। ऐसे इजराइल दिखाता है, देखो ये तुम्हारा एक और सेंटर था, उड़ा दिया। मतलब बकायदा ये वीडियो बना बनाकर लाइव दिखा रहे हैं कि देखो हमने क्या मारा। ये हमारी एयरफोर्स है, इजराइल एयरफोर्स बढ़िया उड़कर जा रही है, तैयार हो रही है, जाएगी, गोला मारकर वापस आएगी। सब लोग अपना अपना काम में लगे हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग अपडेट आता है। इंटरेस्टिंग अपडेट क्या आता है? ईरान और इजराइल की, ये मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितने भी लोग इस समय करंट की न्यूज़ सुन रहे हैं, 65,000 से ऊपर लोग लाइव खड़े हैं इस समय, आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वाले वीडियो को जरूर देखना। कलेश असल में तभी समझ में आएगा ये दोनों लोग दुश्मन कैसे बने थे। ये अपने इसी चैनल पर डला हुआ है। इसमें मैंने एक जानकारी दी थी कि यहां पर एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था रेजा पहलवी। मोहम्मद रेजा पहलवी करके राजा हुआ करते थे। उनको हटाया गया था जब खैमनेई आए थे। खैमनेई से पहले खुमैनी थे, रुहिल्ला खुमैनी। उन्होंने उन रेजा पहलवी की सत्ता को उखाड़ फेंका था। तो रेजा पहलवी जो थे ना, मोहम्मद रेजा पहलवी, इनको हटाया था। मोहम्मद रेजा पहलवी प्रो अमेरिका थे, वेस्टर्न कंट्री थे। ईरान बहुत ज्यादा मतलब मॉडर्न था, मतलब ये समझिए दुबई जैसा ईरान हुआ करता था। उस समय मोहम्मद रेजा पहलवी को उखाड़ फेंका था रुहिल्ला खुमैनी ने, और रुहिल्ला खुमैनी के 10 साल तक शासन किए। फिर ये वाले जो आज वाले खैमनेई है, ये आए 35 साल से यही हैं। तो ये जो मोहम्मद रेजा पहलवी हैं, अब इनका बेटा निकल आता है, बेटा निकल आता है और उसका नाम है प्रिंस। अब प्रिंस है तो प्रिंस है, प्रिंस रेजा पहलवी। प्रिंस रेजा पहलवी का कल ट्वीट आता है। भाई साहब इतने दिन से ये एकदम पर्दे के पीछे छिपकर बैठे थे, 45 साल से, अचानक बाहर आते हैं और रेजा पहलवी के नाम से अपना ट्विटर हैंडल पर ट्वीट डालते हैं जो कि एकदम वायरल हो जाता है। और ये लिखते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक हैज कम टू इट्स एंड कोलैप्सिंग। भाई ये पूरी तरह खत्म हो चुका है। What has begun is irreversible। जो हुआ है अब वो irreversible है। फ्यूचर ब्राइट है। टुगेदर वी विल टर्न the page of history। Now is the time to stand up, the time to reclaim Iran। May I be with you soon। और मैं आप लोगों के साथ जल्दी होऊंगा। भाई साहब राजा जी 45 साल बाद निकल कर आए हैं। ये रजवाड़ी जो है ना, ये भाई बहुत दिनों से लौट कर आती है। ये भाई साहब फिर लौट आए हैं और ये लौट करके एक बढ़िया पन्ना सा छाप देते हैं और उस पेज में बकायदा बताते हैं कि देखो छुप गया है जाकर के, क्या नाम था, खुमैनी जो है, खैमनेई जो है वो छुप गया है, अब मैं वापस आ रहा हूं। अब ये भाई बफरिंग होने लगी है क्या? ये लैग और बफरिंग हैंडल नहीं कर पा रहा होगा आप लोगों के प्यार को। सॉरी ट्रम्प अंकल, सॉरी, प्लीज आप बुरा ना माने। अगर ट्रम्प अंकल बुरा मान गए तो हमारा सेशन अटक जाएगा। हे जिल्ले इलाही, हमारा सेशन हिला दिया आपने। स्पीड भी चाहिए, ऐसे कैसे हो सकता है? हमें लग रहा है थोड़े दिन बाद हमारे ये लाइव सेशन होने ही नहीं दिया करेंगे, हमें अपलोड करके डालना पड़ा करेगा। जिले लाई स्क्रीन पर भी जो इंटरनेट स्पीड आ रही है बढ़िया आ रही है। क्या करें, खत्म करने का समय आ गया है, सेशन को करते हैं। जिले जी से वो हमको वीजा नहीं देंगे तो जेल लिया जाएगा, लोड नहीं है। एनीवे, तो फिलहाल के लिए रेजा पहलवी बाहर निकल कर आ गए हैं और बाहर निकलकर उन्होंने अपनी तरफ से क्लेम कर दिया है। और क्या क्लेम कर दिया है कि हम जो है वापस आ रहे हैं, हमारा स्वागत नहीं करिएगा। तो ऐसा मिलाकर के कुल मिलाकर ईरान के अंदर अब सत्ता परिवर्तन की बयार चलाई जा रही है। कहा जा रहा है कि खैमनेई हट जाएंगे, प्रिंस आएंगे, नई सत्ता बनेगी, सरकार बढ़िया से चलेगी। कुल मिलाकर के सेशन खत्म करने का वक्त आ गया, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अटकता हुआ सेशन जो है वो मेरे प्यारे मित्रों को पसंद नहीं आ रहा होगा। हाँ भाई, आया क्या? आ गया हो तो देख लेना यार। हाँ सब ठीक हुआ, चलिए ठीक है, वो बीच में आया होगा।
जिले लाई नाराज हो गए। एनीवे, फिलहाल के लिए इतना ही, करते हैं सेशन को खत्म। बाकी सभी लोग जिन्हें चाहिए साइंस की बुक प्री बुक करना, जल्दी से जाइए। 7 दिन के लिए जो बुक है उसकी कीमत आपको हूबहू रिटर्न की जा रही है, और रिटर्न हमारे कोर्सेज पर है। जाकर इस बुक के पीछे के QR कोड को स्कैन करिए और लाभ पूरा उठाइए। बाकी फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड के कोर्सेज आप लोगों के लिए उपलब्ध हैं, बेहतरीन कोड के साथ एक्सेस करिए। पोर्टफोलियो बिल्डिंग का कोर्स बहुत अच्छा है, हमने अच्छे से बनाया हुआ है, आप उसे जाकर एक्सेस कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि जब आप आते हो या मैं आता हूं, दोनों को ही एक दूसरे के बारे में पता चल जाता है। आपकी संख्या दिख जाती है और मेरे आने पर आपको मैसेज मिल जाता है। थैंक यू सो मच।